नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम सेवन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है। ये मुगल साम्राज्य, इसका लास्ट हमने पढ़ा था, आधा चैप्टर पढ़ लिया था और अब आगे इसको पढ़ेंगे। तो लास्ट जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। तो प्रश्न ये है कि तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, वो सन आपको कमेंट करके बताना है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। ये मुगल कौन थे, काफी चीजें आपको बताई थी इनके साथ में, मुगल सैन्य अभियान और उसके बाद में जो मुगल सम्राट। तो यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां साथ में बताई थी। यहां तक हमने पढ़ लिया था औरंगजेब तक। उसके बाद ये एक मैप में बताया गया है कि अकबर का जो शासन है वो 1605 में देखिए अकबर की मृत्यु होती है। तो अकबर की मृत्यु तक, यानी अकबर के समय शासन जो है वो कहाँ तक विस्तृत था, वो आपको बताया गया है इस मैप के माध्यम से। तो यहाँ देखिए, ये राजस्थान, इधर गुजरात, मालवा, ये इलाहाबाद, पटना, ये बंगाल, उड़ीसा, ये बरार, ऊपर ये लाहौर, कश्मीर, श्रीनगर, काबुल, कंधार। तो एक इतने बड़े भूभाग, यानी काबुल कंधार किस कंट्री में है वर्तमान में? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान तक ये विशाल साम्राज्य था। आज का पूरा बंगाल, ये। अब इसके बाद में है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवाहा है, ये कछवा, इसको पूरा वर्ड आगे कछवाहा आएगा इस प्रकार से। कछवाहा की राजकुमारी थी। वह अम्बेर यानी आमेर, वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो किसकी बेटी थी? भारमल की। और शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। कौन थी वह? मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, यानी जो जोधपुर के उस समय शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ये किसके बड़े भाई थे? राव चंद्रसेन के। तो चंद्रसेन के बड़े भाई थे और मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी वो इसकी मां होती है शाहजहां की। उसका विवाह जो है वो किससे किया गया था? जहांगीर से। तो देखिए, दरअसल जो मारवाड़ की, हालांकि चले ठीक है, छोड़िए, वो ज्यादा चीजें हो जाएगी फिर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए हुए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े हुए प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? देखिए, जो हिंदू शासक थे, तो हिंदू शासकों में एक सीधा सा नियम था कि जो बड़ा पुत्र होता था राजा का, वही बनता था युवराज, यानी राजा की मृत्यु के पश्चात में उसी को ही शासक बनाया जाता था। और ये इतिहास में बहुत बार आपने देखा है कि जब जब बड़े पुत्र का जो हक है उसको नजरअंदाज करके किसी अन्य छोटे पुत्र को जब राज्य दिया गया, तो उसमें जो है वो विवाद ही हुआ है। और जो मुगल शासक थे, तो उनके अंदर यह सिस्टम नहीं था कि जो बड़ा बेटा है वही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। पिता की मृत्यु के पश्चात जो संतानें होती थी, जो पुत्र होते थे, जो राजकुमार होते थे, वो आपस में संघर्ष करते थे, युद्ध करते थे। और उसके बाद उनमें अंतिम रूप से जो विजित होता था वही क्या बनता था? शासक बनता था। तो ये विवाद होते रहे और ये तो इनमें इस तरह का कोई फिक्स सिस्टम नहीं था कि बड़ा बेटा ही बनेगा। जैसे आप देखते हैं कि जो औरंगजेब और उसके भाइयों में जब शाहजहां बीमार पड़ता है, तो औरंगजेब और उसके भाइयों में आपस में होता है युद्ध। और कई युद्धों के पश्चात में अंतिम रूप से जो विजय मिलती है वो औरंगजेब को ही प्राप्त होती है। औरंगजेब के बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसके जो बेटे थे मुअज्जम और आजम, उनमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। और औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जो अपनी वसीयत लिख के गया था।
लेकिन वो मरने के बाद में कौन वसीयत मानता है उसको? वो जो राजकुमार थे उन्होंने अपनी अपनी वो किया आपस में युद्ध, और जो दूसरे शासक थे उन्होंने इन सब का जो है वो सहयोग करते हैं कि कुछ जो शासक होंगे, जैसे मान लीजिए जो इनके क्या थे अधीन, पंजाब, राजस्थान, तो जो जो शासक इनके अधीन हुआ करते थे राजाओं के, तो उसकी मृत्यु के पश्चात वो अपनी अपनी वफादारी दिखाने का प्रयास करते थे अलग अलग राजकुमारों के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जो आमेर के शासक थे उस समय, सवाई जयसिंह, तो सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। लेकिन बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? मुअज्जम, बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम। तो जब वो गद्दी पर बैठेगा तो सबसे पहले उसने सवाई जयसिंह को उसकी गद्दी से हटाया था और आमेर का नाम बदल के रख दिया था मोमिनाबाद। और उसी के बाद में फिर आप देखते हैं कि जब सवाई जयसिंह को गद्दी से हटा दिया जाता है तो कैसे मारवाड़, मेवाड़ और आमेर, इनके बीच में देबारी समझौता होता है और उसकी फिर वो कई शर्तें, कई चीजें चलती हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम होता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तालिका ए को फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। सिसोदिया राजपूत माने किसकी बात कर रहा है? मेवाड़ शासकों की। और जो मेवाड़ शासक है, देखिए 1303 तक जो मेवाड़ शासक थे उनको हम कहते थे गुहिल वंशीय। और फिर अंतिम जो शासक थे गुहिल वंश के, वो 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा, और उस समय मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। तो उनकी मृत्यु के साथ में गुहिल राजवंश समाप्त हो जाता है। और फिर इन्हीं के ही सिसोदा गांव का, जो कि मेवाड़ के शासक थे, इन्हीं के वंशजों के द्वारा जो बसाया गया था, तो सिसोदा गांव का एक वीर आता है हमीर 1326 में। और चूंकि वो सिसोदा गांव से था तो तब से हम 1326 से हम कहने लगे सिसोदिया वंश। तो ये वंश एक ही है, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश। बस ये नाम का अंतर आता है। 1303 तक हम गोहिल वंश कहते थे और 1326 से ही हम मेवाड़ वालों को कहने लगे सिसोदिया वंश के। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका फर्स्ट को देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए आते हैं तो औरंगजेब उनका अपमान करता है। तो शिवाजी आते हैं मुगल दरबार में, लेकिन जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसके बाद फिर शिवाजी जो है वापस औरंगजेब के विरुद्ध अटैक की जो है आक्रमण की नीति अपनाते हैं। जैसे मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि होती है 1615 में, तो उस समय मेवाड़ के राणा थे अमर सिंह और मुगल बादशाह था जहांगीर। तो चूंकि वो हालात ऐसे हो चुके थे कि राणा अमर सिंह के पास में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था अधीनता स्वीकार करने के अलावा, और जब अधीनता स्वीकार हो जाती है उसके बाद भी जहांगीर ने सम्मानजनक व्यवहार किया था अमर सिंह के साथ इस संधि के दौरान। यानी संधि में वो शर्तें सब मानी गई जो मेवाड़ के राणा खुद चाहते थे, जैसे कि वैवाहिक संबंध कभी स्थापित नहीं होंगे, तो जहांगीर ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है कभी नहीं होंगे। तो एक सम्मानजनक संधि थी। आप जब पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी जो जो इस तरह की हो कि कोई अपमान हुआ हो। लेकिन वो चीजें हमेशा बरकरार नहीं रही। फिर आगे जैसे जो मुगल बादशाह और आएंगे, जहांगीर के बाद में शाहजहां है, फिर औरंगजेब आता है। तो औरंगजेब ने जो है वो अपमान किया, जैसे एक उदाहरण है शिवाजी का। तो शिवाजी ने उसका फिर वापस विद्रोह की नीति अपनाई। इसके बाद में आता है मनसबदार और जागीरदार।
जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो मनसब है क्या? मनसब एक पद है, एक पोस्ट है। आप कोई टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो ये क्या है? एक पद है कि आपके जो है आपका पद कौन सा है कि मैं सेकंड ग्रेड हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड हूं। कोई बाबू है, कोई सीनियर बाबू है, कोई ऑफिसर है, सब अलग अलग रैंक होती है। जैसे पुलिस है, पुलिस में रैंक होती है, तो वो एक पद है। मनसब क्या है? एक पद होता है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो क्या है ये जात? ये देखते हैं अभी। जात की श्रेणियां। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था? तो मनसबदारों की संख्या बता रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में 5,000 जात की पदवी वाले 29 मनसबदार थे। और जो हैसियत का अंदाजा होता था, इसमें दो चीजें होती थी, एक होता था जात और एक होता था सवार। तो जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ये एक चित्र है अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। तो ये चित्र में दिखाई गई है कि उस समय भी ये चीजें होती थी। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का उपयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल
70 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक संरक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर जो राजस्व निश्चित कर दिया गया, प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो जो राजस्व कलेक्ट किया जाता था उस व्यवस्था को हम कहते थे जब्त। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों के जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि अगर मुगल प्रशासक द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। तो ये चीजें आई रही, कई किसान विद्रोह भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। तो अकबरनामा को ही कई बार आईने अकबरी बोल दिया जाता है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। तो ये चीजें अकबरनामा में उस समय की इन घटनाओं को देखने को मिलता है, सारी जानकारी मिलती है अकबर से संबंधित। और ये एक चित्र है कि अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। तो ये अबुल फजल है और ये अकबर को जो है वो अकबरनामा सौंप रहा है। इसके बाद में अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसे सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी जो कि सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। यह आगे की जो क्लास आएगी आपकी, तो उन क्लास में और भी डिटेल में मिलेगा। यहाँ मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत ऊपरी ऊपरी जानकारी बताई गई है। चूंकि ये 7th क्लास की पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 7th क्लास को पढ़ने वाला जो है बच्चा 11-12 साल की उम्र का एक बालक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये किताबें बनाई गई है, क्योंकि इसमें काफी जानकारियां और है जो मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर बहुत बड़े बड़े वीडियो बनेंगे तो आगे भी जानकारी, चूंकि ये सब आने वाली है इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों में और डिटेल में जो मिलेगी हमें, तो और भी कई चीजें हैं। तो यहाँ ऊपरी ऊपरी तौर पर ये जानकारियां हैं। तो जो पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं बेसिक से, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये बख्शी सदर क्या होता था, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार ये होता था और कोतवाल। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। ये चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। तो इस तरह के जो हैं सिक्के जारी किए थे।
बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात और महान महारानी जो है नूरजहां पाशाह बेगम का आदेश। तो गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पाशा इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये जैसे नूरजहां का फरमान है, ये जो जारी होता था इस प्रकार से। नेक्स्ट है मतान्ता क्या होती है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, तो उसे हम मतान्ता कहते हैं। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। देखिए ये अभिजात से मतलब है क्या? मतलब आप ये समझ लीजिए लगभग जो मनसबदार थे उनसे संबंधित ही है, जिनको बड़ी पोस्ट पर रखा जाता था। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे और जरदुस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा की। यह चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर ने की यह समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्ता पर बल देते हैं वे अक्सर क्या होते हैं? कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। तो इबादत खाना के अंदर धर्मों पर चर्चा होती है और यह देखिएगा इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह कुल और सच्चाई, न्याय और शांति पर बल। तो सुलह कुल क्या है? अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो सुलह कुल क्या है? वही है सभी धर्मों का समान, सबके लिए बराबर जगह और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं। 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% ही उन्हें और उनके स्वारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। तो ये असमानताओं पर चर्चा की गई है। मनसबदारों के अंदर भी मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे,
परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। ये उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। तो एक सामाजिक रूप से जो असमानता है, आर्थिक समानता है, असमानता, तो ये आज भी हमें देखने को मिलती है। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्र में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के ही केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुगल सत्ता जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के साथ में ही एक तरह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके बाद में केवल नाम मात्र के जो शासक मुगल सम्राट रहते हैं, और जब केंद्रीकृत सत्ता जो है वो कमजोर होती है, तो फिर जो इनके अधीनस्थ थे, उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे जो है वो स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। या कुछ ऐसे भी थे जो टैक्स मान लीजिए देते भी हैं अभी भी, लेकिन फिर भी वो करते वही हैं जो उनकी मन की इच्छा है। तो जब मुगल सत्ता कमजोर होगी तो इसके बाद में ये चीजें धीरे धीरे देखने को मिलेगी। राजा और रानियां, और देखिए सत्ता का जब विकेंद्रीकरण होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि किसी बाहर के आक्रमणकारी के लिए आक्रमण करना आसान हो जाता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण में अब अलग अलग स्वतंत्र अपने आप में सब राजा हैं। तो वो बाहर वाले क्या करेंगे, किसी एक को अपनी तरफ मिला लेंगे, कोई ना कोई उसको बड़ा दे दिया लालच, किसी और को मिला लेंगे, उसको उसके विरुद्ध करेंगे। और यही किसने किया था, अंग्रेजों ने। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में ही हो चुकी थी। और बाद में देखिए जिस तरह से सत्ता का यहाँ विकेंद्रीकरण होता है, मुगल सत्ता कमजोर होती जाती है, वैसे वैसे जो है वो अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। राजा और रानियां, 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। उनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। तो ये काफी नाम आता है। ओटोमन साम्राज्य जो था, तुर्की के सुल्तान सुलेमान, इसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में जो है, सुलेमान में जो कानून का जो काल था उसको आदर्श शासन काल के रूप में बाद में याद किया जाने लगा। तो एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि 16वीं सदी में जैसे मुगल जो थे, तो उनके समकालीन विश्व में कहीं और भी कई शासक थे जो अपने उस समय के बड़े माने जाते थे। तो जैसे ये ओटोमन तुर्की का शासक था सुलेमान 1520 से 66 तक। तो इसका विस्तार तुर्की से उस तरफ होता है, पश्चिम साइड की तरफ, क्योंकि इस तरफ जो विस्तार है वो तो किसका है, अकबर का है, पूरे जो अफगानिस्तान, कंधार, काबुल तक। और फिर बाद में उधर जो है जैसे उस समय का ओटोमन साम्राज्य का। तो अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, तो वो जो आप पढ़ते हो, कई बार ये कितना अच्छा प्रश्न बनता है कि अकबर के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो रानी
एलिजाबेथ। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मान्यता देने का काम किया था वो यही रानी एलिजाबेथ थी उस समय, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न भी आता है, एक बार प्रश्न आया था एसआई के एग्जाम में था सब इंस्पेक्टर में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस शासक का शासन था। तो वो चूंकि मुगल बादशाह के बारे में पूछ रहे थे उसमें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में और अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। तो स्थापना के समय शासक कौन हो गया भारत का? अकबर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय भारत का शासक अकबर था। ईरान ईरान का सफावी शासक था शाह अब्बास। यह भी काफी फेमस शासक हुआ है 1588 से 1629। और इससे कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात था। तो रूसी शासक जो है उसको जार कहते हैं। ईरान के शासक को शाह कहा करते थे। तो ये उस समय के कई समकालीन शासकों के बारे में इन्होंने बताया है। अब यह है कि सही जोड़े बनाएं। तो अकबर के समय देखेगा जीडीपी भी भारत की बहुत ज्यादा थी। आप थोड़ा और देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड की जो उस समय वैश्विक स्तर पे जो भारत की जीडीपी है वो लगभग 26% थी। यानी पूरे विश्व की 26% जीडीपी अकेले भारत की थी अकबर के समय में। तो इतना ज्यादा धनदान्य से परिपूर्ण था भारत। और ब्रिटेन उस समय 16वीं शताब्दी के अंदर जब अकबर का शासन था तो ब्रिटेन से तो कई गुना ज्यादा जो है वो भारत की जीडीपी थी। और कहते हैं कि आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जो अकबर के समय टैक्स इकट्ठा होता था, तो आज का जो रेट है 10.6 यानी 10.5 अरब डॉलर। ये एक आंकड़ा आता है। अभी कुछ दिन पहले एक आए भी था, न्यूज़पेपर में भी था कि थोड़ा बताए थे कि किस प्रकार से भारत की जीडीपी पहले कैसी थी, कैसे समय के साथ में गिरती रही, कैसे जो दूसरे देश हैं वो समय के साथ में आगे बढ़ते रहे, भारत की जीडीपी कम होती गई। तो 16वीं शताब्दी का बताया है कि उस समय तक जो अकबर कितना टैक्स वसूल करता था, तो 10.6 अरब डॉलर आज के हिसाब से। आज इतनी रकम इकट्ठी करते तो उसके हिसाब से इतनी इकट्ठी होती थी। और उस समय अकबर के शासनकाल में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो आज आप निकालते हो कि प्रति व्यक्ति आय में भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व के स्तर पे, तो बहुत दूर दूर तक भारत का नंबर आता है। लेकिन उस समय 16वीं शताब्दी में, यानी 16वीं शताब्दी क्या 1600 ईस्वी के अंदर भारत में जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो पूरे विश्व में फोर्थ स्थान था भारत का प्रति व्यक्ति आय में। तो जैसे पहला स्थान जो कंट्री था नीदरलैंड, और दूसरा स्थान जो था स्पेन का था, तीसरा स्थान था इटली का, जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा थी और भारत का था चौथा नंबर। आज तो बहुत दूर दूर भारत का नंबर आता है, कभी 100वां, 120वां, 125वां, इस प्रकार से। और जैसे 5वां स्थान पे फ्रांस है, फिर उसके बाद में पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो प्रति व्यक्ति आय में भी भारत से बहुत पीछे थे ब्रिटेन के लोग भी। फिर वो समय के साथ में सारी चीजें बदल गई। तो सही जोड़े बनाए तो मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौड़ राजपूत, नूरजहां और सूबेदार। तो इधर जो है मारवाड़ गवर्नर और उज्बेक, मेवाड़, पद और जहांगीर। तो अब इनको मिलान कर लीजिए। ये देखिए मनसब जो है ये क्या था, एक पद होता था। और फिर मंगोल तो उज्बेक, सिसोदिया राजपूत का हो जाएगा मेवाड़, राठौड़ राजपूत का मारवाड़, नूरजहां का हो जाएगा जहांगीर और सूबेदार का हो जाएगा गवर्नर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो होगा शासक और इमारतें। तो ये तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी विद्यार्थियों के लिए। आर्ट से संबंधित है कि कौन सी, जैसे मान लीजिए उस वक्त की इमारतें हैं तो किसके समय कौन सी बनवाई गई थी, और सभी शासकों का तो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इनमें। तो ये सब चीजें हम देखेंगे।
बहुत शानदार चैप्टर है, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर आ रहे हैं अभी। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।